इस बीच विनय खट्टर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। विनय, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सो यू नो, आज एक्चुअली ड्यूअल ट्रिगर है मार्केट के लिए। एक तो ऑब्वियसली फेड का इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स पर जो भी होगा वो, एंड सेकेंड इज आज टाटा ग्रुप की EGMs है। सो यू नो, आई थिंक द फेट ऑफ मिस्टर मिस्त्री विल बी डिसाइडेड। लेकिन ओवरऑल मार्केट पर व्यू क्या है आपका विनय? गुड मॉर्निंग टू ऑल योर व्यूअर्स। देखिए, शॉर्ट टर्म में तो मार्केट काफ़ी कंसिडरेबली ड्रिवन रहेंगे। जो डोमेस्टिक प्ले चल रहा है डीमोनेटाइजेशन के ऊपर, हमारा इंटरेक्शन जो बता रहा है इंडस्ट्री से कि डेटा काफ़ी वॉलेटाइल है। कई लोग बहुत अच्छी सेल्स रिपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हमने देखा कि प्रीपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन हुआ है। जहाँ पे भी पुराने करेंसी नोट थे वो कई बिजनेसेस ने एक्सेप्ट किए हैं, जिससे कि कंजम्पशन बढ़ा है। बैंकिंग सिस्टम में ये पैसा गया है, ग्रॉस NPAs नीचे आए हैं, और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे धीरे धीरे लिक्विडिटी स्ट्रेस बना हुआ है। ऑटो कंपनीज को अगर देखें तो सब लोग 4-5 दिन 6 दिन के भी प्रोडक्शन कट करने की बात कर रहे हैं। सो डेटा बड़ा मिक्स्ड है, वॉलेटाइल है, और हमारा सेंस है कि ये शायद अगले 1 या 1.5 महीने तक ये चलता रहेगा, बिकॉज प्रीपोनमेंट कंजम्पशन जो है नवंबर में ही वो नजर आएगा, और दिसंबर का डेटा विल बी एक्चुअली मोर स्टेबल इन दैट सेंस कि एक्चुअली लिक्विडिटी ड्रिवन डिमांड पे कितना इम्पैक्ट है। ये एक फैक्टर है। बट अगर हम ग्लोबली देखें तो जैसे अभी आपने बोला कि फेड रेट हाइक है, हमें लगता है कि मोर और लेस फैक्टर्ड इन है। फेड ने बहुत तैयारी करवाई है मार्केट्स को ओवर लास्ट फ्यू मंथ्स। काफ़ी वेल इंडिकेटेड इवेंट है ये। सो उसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता है प्ले आउट होगा अगले 48 घंटे में। बट ओवरऑल अगर ग्लोबल ग्रोथ को देखा जाए तो सडनली ट्रंप साहब के आने के बाद एक ग्लोबल ग्रोथ में तेजी की बात हो रही है। यूएस में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड, डीरेगुलेशन, सब बातें हो रही हैं, जिससे कि ग्लोबल ग्रोथ ऑलमोस्ट 75 या 100 बिप्स ऊपर हो सकता है FY18 में। सिमिलरली इमर्जिंग मार्केट्स में कमोडिटी सारी की सारी तेजी में आ रही है, ऑयल में तेजी है। सो ओवरऑल ग्लोबल फैक्टर्स धीरे धीरे काफी पॉजिटिव होते जा रहे हैं। सो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंडिया के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। बिल्कुल। इस बीच आज का सुपर शेयर देख लेते हैं कौन सा है। अंशल हमारे साथ जुड़े हैं। अंशल, बताइए। शुक्रिया। मेरा आज का शेयर है लक्ष्मी एनर्जी ओवरसीज का। देखिए, कंपनी चावल और पावर दोनों ही कारोबार में, हाल ही में इन्होंने ग्रीन पावर कारोबार में एक्सपैंड किया है, और चावल कारोबार ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है कंपनी का। एक्सपोर्ट करती है कंपनी अक्रॉस द वर्ल्ड, और अब क्रिटिकल ट्रिगर रहेगा कंपनी के नतीजे। देखिए, रिस्ट्रक्चरिंग के बाद कंपनी के दूसरी तिमाही के नतीजे आएंगे। 14 दिसंबर को आने हैं नंबर्स, और इस बार कंपनी घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखेगी। वहीं अगर आप रिस्ट्रक्चरिंग, जैसा कि मैं कह रहा था, हुई है कंपनी की, तो जो ब्याज लागत है कंपनी की वो ऑलमोस्ट 1/4 रह गई है। करीब 80% कंपनी की जो फाइनेंस कॉस्ट है वो डिप होते हुए दिखेगी, जो कहीं ना कहीं कंपनी के मार्जिन को प्रोपेल करेगी। साथ ही अगर कंपनी ऑपरेटिंग नंबर्स पे भी आप नजर डालें तो इस बार एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग नंबर्स की उम्मीद की जा रही है। एक अच्छी सेल्स रही है कंपनी की ड्यूरिंग द क्वार्टर, और उसका फायदा कहीं ना कहीं ओवरऑल नंबर्स में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। वैल्यूएशन वाइज वापस से कंपनी के वैल्यूएशन अब इंप्रूव हो गए हैं। Q1 में कंपनी की कैश EPS 3.95 थी। सेक्टर के कंपैरिजन में शेयर अभी भी अंडर वैल्यूड है। एक अच्छी अपसाइड अभी भी बाकी है। FY18 के लिए अनुमानित EPS करीब 10 रुपए, P मल्टीपल 9 का अनुमान लगाया जा रहा है, तो एक अच्छी अपसाइड यहां से शेयर में बनती है। यही सब देखते हुए IDBI कैपिटल मानता है लक्ष्मी ओवरसीज में खरीदारी की जा सकती है। 95 के टारगेट्स आपको लॉन्ग टर्म में आते हुए दिखेंगे। चलिए, शुक्रिया अंचल आपका। तो लक्ष्मी एनर्जी आज का सुपर शेयर अब करीब 4.25% की बढ़त के साथ 70.75 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। शुक्रिया सुब्रा आपका सभी स्टॉक्स पर अपने कमेंट्स रखने के लिए। लेकिन आज दिन भर जी बिजनेस पर आप आज का एजेंडा देख सकेंगे। हम बात करेंगे टाटा ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में। आज TCS की EGM 3:30 बजे शुरू होगी। क्या आउटकम्स निकल कर आ सकते हैं, और आज की EGM के रिजल्ट्स का इम्पैक्ट दूसरी EGMs पर क्या हो सकता है, ये भी समझाएंगे। सुब्रमण्यम स्वामी ने हमला किया रतन टाटा पर, और ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले से उनका नाम जोड़ा है। CBI से इस पूरी ही मसले पर इंक्वायरी करने के लिए उन्होंने एक लेटर लिखा है। इस पर भी एक बड़ी कवरेज आप देखेंगे, और साथ ही साथ नोटबंदी का पॉजिटिव कनेक्शन। वो कंपनियां
जिनको फायदा पहुंचेगा, जिनके स्टॉक्स लगातार चल रहे हैं, इस पर एक स्पेशल शो भी आप देखेंगे ठीक 1:30 बजे, और फेड प्रूफ और फेड इंपैक्ट स्टॉक्स पर भी बातचीत होगी। लेकिन जो सबसे पहला एजेंडा है टाटा ग्रुप का, उस पर बातचीत कर लेते हैं। मिस्टर खट्टर, अभी टाटा समूह के शेयरों को लेकर आपकी राय क्या है? जो एप्रीहेंशंस शेयर होल्डर्स के मन में इस कॉर्पोरेट बैटल के शुरू होने पर थी, क्या वो अभी भी बनी हुई है? क्योंकि ये मामला थोड़ा सा और उलझता जा रहा है, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, और इन्वेस्टर्स थोड़े से वरिड हैं क्योंकि स्टेक होल्डर्स और ऑपरेटिंग कंपनीज के बीच के जो फ्रिक्शन है वो लगातार बढ़ रहे हैं। अभी क्या सलाह आप दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को टाटा ग्रुप के स्टॉक्स को लेकर? देखिए, बाय एंड लार्ज आपने बहुत अच्छे से सम अप किया है। हर रोज कुछ नया इन्फॉर्मेशन आता है जो कि मार्केट्स को सरप्राइज करता है। दोनों की दोनों साइड्स एलिगेशंस एंड काउंटर एलिगेशंस लगा रही हैं। एट सम पॉइंट सेबी ने भी अपना इंटरेस्ट इंडिकेट किया है सम ऑफ द इश्यूज की इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। अगर ये ज्यादा मामला आगे तूल पकड़ता है तो रेगुलेटर्स इसमें ज्यादा तरीके से इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो कि फ्रॉम द शॉर्टर टर्म एंड मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी कंपनी के लिए ठीक नहीं रहता है। एक तो नेगेटिव प्रेस मिलती ही है, दूसरा पूरा पेंडोरास बॉक्स खुल सकता है। सो ये जो दोनों पार्टीज में कॉन्टिन्यूस जो द्वंद्व चल रहा है, उससे ओवरऑल माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का जरूर शॉर्ट टर्म के अंदर प्रेशर रहेगा और एक हद तक नुकसान रहेगा। अभी जैसे टाटा मोटर्स के अंदर एज पर सम न्यूज रिपोर्ट्स ये बात चल रही है कि टाटा सन्स एक लार्ज स्टेक खरीद रहे हैं 1.7% का, विच इज अ रिलेटिवली लार्ज नंबर। इससे कुछ हद तक तेजी आएगी, बट ओवरऑल हमारा सेंस है कि टाटा स्टॉक्स के अंदर अक्रॉस द बोर्ड जनरल प्रेशर बना रहेगा जब तक ये पूरा का पूरा मामला सुलझ नहीं जाता और सेटल नहीं हो जाता। बिल्कुल। खैर, जो दूसरा और इससे भी बड़ा पहलू है विनय मार्केट के लिए, वो होगा मार्केट की ट्रैजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ द अर्निंग्स एंड द डीमोनेटाइजेशन इम्पैक्ट। इस पर आपका असेसमेंट क्या है? अब ये जो सो कॉल्ड कॉर्पोरेट रिवाइवल है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स, वो कितना दूर है? और देखिए, डीमोनेटाइजेशन इम्पैक्ट को हम 2 या 3 फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला फेज है जो कि अभी चल रहा है नवंबर दिसंबर और मे टुवर्ड्स मिड जैन, जहां पे हमें वेरी लार्ज लिक्विडिटी सकआउट कि पूरा का पूरा पैसा इस सिस्टम से निकल गया, एंड उसकी वजह से जो एग्रीगेट डिमांड पे फर्क आएगा वो एक इम्पैक्ट रहेगा। और इसके अंदर भी एक छोटा सा और जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, जो कि जैसे मैंने पहले कहा कि प्रीपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, कि बहुत जगह पे जहां पे कैश एक्सेप्ट होता है लोगों ने जाके ज्यादा चीजें खरीदी हैं, जल्दी चीजें खरीदी हैं। सो एक प्रीपोनमेंट रहा है कंजम्पशन का, जो डेटा को एक तरफा खराब होने से बचा रहा है, उसमें एक पॉजिटिव टेंज आ रहा है। एंड जी हमने बहुत सारे सेक्टर्स और सेगमेंट्स में देखा है। दूसरा फेज स्टार्ट होगा शायद मिड जैन के बाद से, जहां पे हमें इसका सस्टेन्ड इम्पैक्ट नजर आएगा कि डिमांड पे कितना सस्टेन्ड इम्पैक्ट है। और जैसे जैसे कैश इकोनॉमी, क्योंकि हिंदुस्तान में कैश इकोनॉमी इतना बड़ा कंपोनेंट है जीडीपी का 25-30%, क्योंकि अगर मैं नंबर टर्म में बोलूं तो $600 बिलियन का टोटल कैश इकोनॉमी होगा इंडिया के एज पर सम एस्टिमेट्स। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। वो धीरे धीरे कैश इकोनॉमी मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में सिमुलेट होगा। शॉर्टर टर्म उसके इम्पैक्ट होंगे। क्या लेबर अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर्स थोड़े से खराब हो सकते हैं, ये सब चीजें हैं जो हमें पता चलनी स्टार्ट होंगी मिड जैन से। एंड देन ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टर्म ये बहुत फायदेमंद होने वाला है देश के लिए। कैश इकोनॉमी धीरे धीरे कम होती जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस बढ़ते जाएंगे, जिससे कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत कम आएंगे, टैक्स बेस बहुत बढ़ेगा। और अगर हम देखते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ ब्लैक मनी या वो सब कंपोनेंट्स आते हैं, तो सडनली गवर्नमेंट अर्निंग्स इस साल की भी टैक्स के हिसाब से क्या भी कलेक्शन बढ़ सकती हैं। सो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देश को इसका इतना बड़ा फायदा है कि शॉर्टर टर्म पेन वर्थ लगता है। जी मिस्टर खट्टर, ये पूरे फाइनेंशियल स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं? डीमोनेटाइजेशन से पहले ज्यादातर एक्सपर्ट्स कंफर्टेबल थे एनबीएफसीज के साथ, और बहुत ज्यादा कंफर्ट उनका प्राइवेट और पीएसयू बैंक्स के साथ नहीं था कंपैरेटिवली टू एनबीएफसीज। लेकिन डीमोनेटाइजेशन के बाद सिचुएशन बिल्कुल उल्टी हो गई है। अभी पूरे फाइनेंशियल स्पेस से आपका इन्वेस्टमेंट कंफर्ट कहां है? कौन से स्टॉक्स है जो आपको नए निवेश के लिहाज से ठीक लग रहे हैं? देखिए, मैं इसको 2 कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहूंगा। पहला, इवन प्रायर टू डीमोनेटाइजेशन हमें लगता था कि एनबीएफसीज की वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, और एनबीएफसीज को बहुत फायदा हुआ था बिकॉज पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो कि 70% ऑफ द मार्केट हैं, वो ज्यादा क्रेडिट दे नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ एनपीए इश्यूज। तो उसका सबसे बड़ा फायदा हुआ था प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड उससे भी ज्यादा एनबीएफसीज को।
कुछ हद तक वो वैल्यूएशंस अभी स्ट्रेच्ड हैं और ये फिनोमेना रहेगा। एनबीएफसीज हमें लगता है कि इन टर्म्स ऑफ रन अप थोड़ा सा मिटिगेट होंगी, बहुत ज्यादा रन अप और बहुत ज्यादा मल्टी बैगर्स होने के अभी चांस नहीं लगते यहां से। पर एक चीज जो समझनी जरूरी है कि एनबीएफसीज का डेटा इवन आफ्टर डीमोनेटाइजेशन खराब नहीं है, कलेक्शन एफिशिएंसीज काफी अच्छी आ रही हैं। हम लोग काफी सारी कंपनियों से बात कर रहे हैं, वहां पे इतना स्ट्रेस नहीं लग रहा है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अभी थोड़ा रुकना चाहिए। हालांकि कुछ डेटा पॉजिटिव है कि एनपीएस में गिरावट आई है, बट ओवरऑल थोड़ा सा रुक के देखना चाहिए कि बाकी डेटा कैसे पैन आउट होता है। बिल्कुल। चलिए, डेटा की आपने बात की है तो आज महंगाई की दर के आंकड़े भी आने वाले हैं और जो ब्लिप एक्सपेक्टेड है वो हालांकि सीपीआई महंगाई हो सकता है 15 महीने के निचले स्तर पर आज देखने को मिले और ये नवंबर के लिए 4.2% से घटकर 3.9% के आसपास रह सकती है। जो बेस था पिछले साल का वो था 5.41%। लेकिन आरबीआई का क्या व्यू है इन्फ्लेशन पे, ये भी एक बार सुन लेते हैं। This assumes critical importance in view of the stickiness in inflation excluding food and fuel, what we call core. The recent rising profile of international crude prices and the continuing firmness in the prices of some salient food items. Accordingly, the MPC was of the view that given the reduction of the policy rate of 25 basis points in October, which cumulated to a reduction of 175 basis points since January 2015, a further reduction in the policy rate is not warranted at this juncture. बिल्कुल, तो देखना होगा। खैर आरबीआई का व्यू थोड़ा ऑब्वियसली लॉन्गर टर्म होता है, सो दे फील कि ये टेम्पररी ब्लिप यहाँ पर है इस समय। एक बार क्विकली शॉर्ट टर्म व्यू ले लेते हैं। आशीष केलकर हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, लाल निशान में ही है निफ्टी पर, थोड़ा सा फ्लैटिश इस समय देखने को मिल रहा है। 7-8 अंकों की गिरावट, इनफैक्ट नाउ एज वी स्पीक बस 3 अंकों की गिरावट बची है। लेकिन टाटा मोटर्स पर आपका व्यू क्या है आशीष? अगर हम टाटा मोटर्स का फिलहाल चार्ट देखते हैं तो एक बहुत ही रेंज बाउंड मूवमेंट पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में हमने इसमें देखा है। अगर हम टाटा मोटर्स की बात करते हैं तो ऊपर का जो लेवल दिखाई दे रहा है टाटा मोटर्स का, जो कि करीबन 470 है, और नीचे का लेवल अगर हम देखते हैं तो 445 है। तो इसके बीच में जब तक टाटा मोटर्स का रेट फ्लक्चुएट करता हुआ नजर आता है तो मैं मानता हूं कि कोई बड़ी मूव इसमें आने की संभावना बहुत कम है। 467 ऑड लेवल पे ये स्टॉक अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। जब तक ये 470, 474 इस रेजिस्टेंस को तोड़ता नहीं है तो इसमें डिसाइसिव पॉजिटिव मोमेंटम आने की संभावना कम है। जी मिस्टर खट्टर, आईटी स्पेस से इन्फोसिस और टीसीएस दोनों पर आपका भी व्यू क्या है? आज टीसीएस की एजीएम भी है और दूसरा कल डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जो स्टेटमेंट आए थे वीजा नॉर्म्स को लेकर, वो वे कर रहे थे कल आईटी स्टॉक्स पर, लेकिन वीजा नॉर्म्स के अलावा और बहुत सारे कंसर्न्स हैं पूरी आईटी इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए। लेकिन इन दोनों ही स्टॉक्स पर खासतौर से भी आपका व्यू क्या है? देखिए, दोनों स्टॉक्स विद इन द आईटी स्पेस बेटर बेट्स हैं और इन दोनों में भी हमें इन्फोसिस ज्यादा बेहतर लगता है, जो कि उनकी बिजनेस ट्रेजेक्ट्री चल रही है, जो कि चेंजेस विशाल सिक्का लाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये एक ब्रॉड व्यू है, बट ओवरऑल अगर आप आईटी स्पेस को देखें तो स्ट्रक्चरली क्लियरली स्ट्रेस कॉन्टिन्यूसली बना हुआ है और इसके कई कारण हैं, जिनमें से एक कारण जो मिस्टर ट्रंप का कल का स्टेटमेंट है H1B वीजा को लेके, वो रेलेवेंट है। तकरीबन 30 से 35 हजार वीजा इंडिया के हिस्से आते हैं आउट ऑफ 60,000 H1B जो हर साल इशू होते हैं। ये ऑलमोस्ट 50% मार्केट शेयर है। अब अगर इस नंबर पे प्रेशर आएगा तो डेफिनेटली कुछ हद तक अर्निंग्स इंपैक्ट रहेगा। एंड हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसमें काफी काम किया, उन्होंने रेट्स बढ़ाए, उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लेके आए। सो आवर सेंसेस ये अगर H1B पे फर्दर रिस्ट्रिक्शंस आते हैं तो 6 से 10% तक का ओवरऑल अर्निंग्स इंपैक्ट आ सकता है फॉर सम ऑफ द लार्जर आईटी कंपनीज। बट अगर हम ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री देखें और ओवरऑल स्ट्रैटेजी देखें तो इस समय इन्फोसिस जो वेरियस इनिशिएटिव्स ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग देयर वॉल्यूम सेल्स एज वेल एज मूविंग टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट्स एंड सो ऑन, इन्फोसिस काफी अच्छा पोजीशन में लग रहे हैं एज कम्पेयर टू बाकी के आईटी स्टॉक्स विद इन दिस स्पेस। बिल्कुल, तो इन्फोसिस पर नजर रखी जा सकती है। विनय, और एक चीज जो शायद मार्केट को थोड़ा सा अपसेट करेगी या फिर डिसअपॉइंट करेगी वो है जीएसटी।
कुछ ही दिन बचे हैं विंटर सेशन को खत्म होने में। हालांकि सरकार ने इंडिकेट किया भी है कि दे माइट कॉल अ स्पेशल सेशन जीएसटी के लिए, लेकिन जिस तरह का गतिरोध इस समय बना हुआ है बिटवीन ऑपोजिशन एंड द रूलिंग पार्टी, हो सकता है कि जो अप्रैल 1 है दैट्स नाउ एक्चुअली अ रिमोट पॉसिबिलिटी अनफॉर्चुनेटली जीएसटी किक इन होने के लिए। कि ये क्या प्राइस इन है क्या मार्केट में? आई थिंक कुछ हद तक है। देखिए, इसमें हमें कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान देना ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म है, इसको बहुत जल्दी में नहीं करना चाहिए, उसके अपने प्रॉब्लम्स और रिप्रिकॉशंस हो सकते हैं। दूसरा, अगर सितंबर में भी आ जाता है तो कोई बहुत ज़्यादा डिले नहीं है, 6 महीने का है, बट इससे पूरे देश को तैयारी करने का टाइम मिलेगा, कॉर्पोरेट्स को तैयारी करने का टाइम मिलेगा, टैक्स अथॉरिटीज़ को तैयारी करने का टाइम मिलेगा। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेहतर है, जो कि पूरे जीएसटी का बैकबोन है। सो उस लिहाज से थोड़ा सा पोस्टपोनमेंट से कोई हर्ज नहीं है, बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म। दूसरा बड़ा जो इसमें पहलू है कि देखिए, ऑलरेडी अभी डीमोनेटाइजेशन हुआ है, उसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इसका डेटा आते ही उसको स्टडी करते, उसको समझते संभलते इकोनॉमी को, इकोनॉमिस्ट को थोड़ा सा और समय मिल पाएगा कि जीएसटी का इम्पैक्ट थोड़ा सा कैलिब्रेट कर पाए। एक हिसाब से देखिए, अगर जीएसटी से अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे धीरे धीरे प्रेशर बनता बिकॉज ऑफ इनपुट टैक्स इंसेंटिव्स, क्रेडिट्स एंड सो ऑन, वो सारा का सारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे प्रेशर डीमोनेटाइजेशन के बाद बन गया है। सो अगर इसको जीएसटी थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाता है तो ये प्रेशर धीरे धीरे कम होगा और मिटिगेट होगा, और इकोनॉमी के लिए इसमें कोई खराबी नहीं है, अच्छा रहेगा, एंड मार्केट्स इसको अकॉर्डिंगली ही लेंगे। जी मिस्टर खट्टर, ये ऑटो स्पेस से 2 स्टॉक्स पर स्पेशली आपका व्यू, एक तो हीरो मोटोकॉर्प जहां पर आप बुलिश रहे भी हैं और स्टॉक चल भी काफी चुका है, 3200 पर अभी ट्रेड कर रहा है, और दूसरा मारुति सुजुकी, दोनों पर ही अभी क्या सलाह दे रहे हैं क्लाइंट्स को? देखिए, दोनों बहुत ही उम्दा स्टॉक्स हैं। सो शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स में अगर थोड़ा सा प्रेशर आता भी है बिकॉज ऑफ या वैल्यूएशन है, बट या शॉर्टर टर्म मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डीमोनेटाइजेशन पे है, कैश कंपोनेंट्स में प्रॉब्लम है, तो रूरल साइड में हीरो को थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है। बट ये क्लियरली बाय ऑन डिप्स स्टोरी रहेंगी। दोनों के दोनों मार्केट लीडर्स हैं अपने स्पेस में। इंडिया स्टोरी एंड इंडिया इकोनॉमिक स्टोरी बहुत अच्छी रहेगी। मारुति स्पेसिफिकली अगर बात करें तो 10 से भी ज़्यादा मॉडल लॉन्च करने वाले हैं अगले 12 महीने में। सो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन रीच बहुत स्ट्रांग है, एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा है, मार्केट शेयर बड़ा स्ट्रांग है। सस्टेनेबली देखा गया कि मारुति मार्केट शेयर नहीं लूज कर रहा है। सो इन सब चीज़ों के तहत और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के तहत ये दोनों के दोनों ऑटो स्पेस मेजर्स बहुत अच्छे बेट्स हैं ओवर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। जी हाँ, तो इस पर नजर रखी जा सकती है। इस बीच टेलीकॉम स्टॉक्स में विनय, अब ऐसा लग रहा है दैट द प्राइस वॉर और द टैरिफ वॉर विल बी लिटिल प्रोलॉन्ग्ड, एंड इसी वजह से इनके जो, चाहे वो इनके एसेट सेल के प्लान्स हों या फिर प्योर आरपूस, वो दोनों को लेकर थोड़ी विजिबिलिटी की कंसर्न्स हैं इस समय। फॉर द टाइम बीइंग क्या माना जाए दैट दिस स्पेस विल रिमेन अ ड्रैग? Sorry, this was regarding telecom. Yeah. So clearly, जहाँ जिस भी क्षेत्र में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए, और टेलीकॉम्स पे तो ये बहुत सालों से देखा जा रहा है कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी हद की है। आरपूस पे प्रेशर है, रेवेन्यू पर यूज़र पे प्रेशर है। कंप्लीटली अगर आप किसी भी हिसाब से देखते हैं तो स्पेस में स्ट्रेस रहने ही वाला है। कॉस्ट ऑफ एयरवेव सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। गवर्नमेंट ने जो नया सिस्टम लेके आया है फॉर सेलिंग ऑफ द एयरवेव्स, सो ओवरऑल ये क्षेत्र को क्लियरली अवॉइड किया जा सकता है। अगर आपको शॉर्टर टर्म ट्रेंड्स मिलेंगे तो भी क्लियरली इनको शॉर्टर टर्म ट्रेड्स के हिसाब से ही देखना चाहिए। रिलायंस जियो की एंट्री बिल्कुल इस सिचुएशन को हेल्प नहीं करेगी। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी एंड टैरिफ वॉर्स विल गो अप फर्दर, एंड रिलायंस के पास जो वॉर चेस्ट है ऑफ देयर कैश कमिंग फ्रॉम अदर बिजनेसेस लाइक ऑयल एंड क्रूड रिफाइनिंग एंड सो ऑन, वो क्लियरली बाकी के इनकम्बेंट प्लेयर्स के लिए क्लियर नेगेटिव है। तो प्रेशर ओवरऑल बना ही रहेगा। इस समय इस स्पेस में डैबल नहीं करना चाहिए। सो टेलीकॉम इज क्लियरली एन अवॉइड।
जी मिस्टर खट्टर, ये डीमोनेटाइजेशन के बाद क्या पोर्टफोलियो में आपने कुछ चेंजेस किए हैं? कुछ स्टॉक्स जिनको आपने अपने एक्सक्लूड किया हो, कुछ जिनको इंक्लूड किया हो, कुछ चेंजेस किए हैं पोर्टफोलियो में क्या? देखिए, हम लोग इस समय क्या एडवाइस करें अपने क्लाइंट्स को? हम लोग इन्वेस्टर्स को बोल रहे हैं कि आप ऐसे कंपनियों में ध्यान दीजिए या पैसा लगाइए जहां पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन ज़्यादा है, तो इंडिया इम्पैक्ट इज रिलेटिवली लो। सो इसमें जैसे कई कंपनियां हैं, जैसे सुदर्शन केमिकल्स हैं, 50% एक्सपोर्ट्स हैं उनके। इंडो काउंट है, अगेन ऑलमोस्ट 80-90% एक्सपोर्ट्स हैं उनके। सो ऐसे स्टॉक्स और ऐसी कंपनियां जहां पे एक्सपोर्ट कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, वो एक रिलेवेंट रहेगा स्पेस। डोमेस्टिक साइड में भी अगर हम देखें तो कई कंपनियां हैं जहां पे डीमोनेटाइजेशन इम्पैक्ट आने का चांस बहुत कम है। जैसे वोल्टैम्प ट्रांसफार्मर है, अभी वोल्टैम्प का अगर इस समय हम अगर बात करें, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में बहुत काम हो रहा है। उदय के नीचे जो गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आई है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स इस समय ट्रांसमिशन के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं। सो जो ट्रांसफार्मर स्पेस का अपॉर्चुनिटी है, जो कि खाली 3,000 करोड़ था, हमें लगता है कि अगले 3 से 4 साल में बढ़ के 6,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा सालाना। 20 से 25% साल की ग्रोथ है। सब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स यहाँ पे खर्चा कर रहे हैं। उज्ज्वल, इसमें दीनदयाल उपाध्याय स्कीम और इंटीग्रेटेड अर्बन पावर डेवलपमेंट स्कीम्स में ट्रांसमिशन के ऊपर बहुत खर्चा होने वाला, ऑलमोस्ट 1,15,000 करोड़। और इन सब स्कीम्स का डीमोनेटाइजेशन से कोई इंपैक्ट नहीं है। सो कंपनीज लाइक वोल्टैम्प, ट्रिल, ये बहुत अच्छी पोजीशन में हैं अगले 1 या 2 साल के हिसाब से कि अच्छा परफॉर्म करेंगे और अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। स्टॉक प्राइस अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेगा। जी, एक बार देख लेते हैं मार्केट को भी। इस समय निफ्टी फ्लैट ही 8176 के आसपास ट्रेड करते हुए। एक्सप्लोरेशन स्टॉक्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। आज मूव शुरुआती दौर में खैर बहुत ज़्यादा कोई डायरेक्शनली स्ट्रॉन्ग मूव नहीं था यहाँ पर, बट जिस तरह से क्रूड बिहेव कर रहा है, आशीष आप कोई पिक्स अभी रेकमेंड करना चाहेंगे क्या एक्सप्लोरेशन स्टॉक्स में? नहीं, फिलहाल आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए मैं वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनाने की सलाह दूंगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स दे आर वेटिंग फॉर द फेड रिजर्व मीट आउटकम। तो जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता है तो मार्केट में मैं मानता हूं कि वोलेटिलिटी जारी रहेगा। निफ्टी की तरफ देख के कोई भी चाल हमें डिसाइड करनी होगी। मैं मानता हूं कि निफ्टी में नीचे की तरफ 8130 और ऊपर की तरफ 8200, जब तक इस रेंज दायरे में मार्केट घूमता हुआ नजर आएगा तो स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने की संभावना थोड़ी ज्यादा है। तो पर्टिकुलर एक्सप्लोरेशन सेक्टर में से कोई स्टॉक अभी फिलहाल रिकमेंड नहीं करूंगा। जी, एक बार ओएनजीसी को देख लेते हैं, जो कि लगातार पिछले कुछ सेशंस में चला है। आज क्या मूव है? ओएनजीसी अभी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, इनफैक्ट 1 रुपये नीचे ही है 310 के लेवल्स पर, 1/4% की वीकनेस के साथ। लेकिन मिस्टर खट्टर, ये ओएनजीसी पर अभी आपका व्यू क्या है? एक कंसिस्टेंट लॉन्ग अंडर परफॉर्मेंस के बाद इस साल इस स्टॉक ने स्पेशली जुलाई अगस्त के बाद चलना शुरू किया है। अभी प्रोजेक्शंस क्रूड प्राइसेस को भी लेकर यही है कि $60 तक ये जा सकता है, और $60 का लेवल डेफिनेटली एक एज देगा ओएनजीसी को फाइनेंशियल फ्रंट पर। अभी 310 के लेवल पर ओएनजीसी कैसा लग रहा है आपको, या फिर क्या सलाह है आपकी? देखिए, ब्रॉडली स्पीकिंग जो भी ऐसी कंपनियां हैं जो ऑयल से अलाइंड है, यानी कि अगर क्रूड ऊपर जाता है और उन लोगों को फायदा होता है तो वहां पे क्लियरली तेजी रहेगी, एंड ओएनजीसी उस बास्केट में क्लियरली आता है। इसी के साथ साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भी पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा, बिकॉज अभी कंप्लीटली प्राइस पास थ्रू है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जहां पे भी क्रूड अलाइनमेंट है वहां पे तेजी की जा सकती है, और ओएनजीसी उस केस में एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग बेट रह सकता है। बट इसमें एक और भी चीज है जो कि ऑपोजिट खेली जा सकती है, जो कि शॉर्ट्स के हिसाब से खेली जा सकती है, जहां पर भी क्रूड या क्रूड डेरिवेटिव्स इंपॉर्टेंट कॉस्ट कंपोनेंट्स हैं, जैसे पिडिलाइट हो गया या जैसे एशियन पेंट्स हो गया, और वहां पे वैल्यूएशंस बहुत हाई हैं, और इस समय डिमोनेटाइजेशन की वजह से डिमांड पिकअप का कोई चांस नहीं है और प्राइस पास थ्रू का कोई चांस नहीं है। ऑलरेडी डिमांड पे इम्पैक्ट रहेगा। सो कैस्ट्रॉल, पिडिलाइट ऐसे स्टॉक्स इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स हो सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग इनसाइट है हमारे लिए। जी, चलिए शुक्रिया मिस्टर खट्टर बातचीत करने के लिए जी बिजनेस से और मार्केट्स पर सभी स्टॉक्स पर अपने व्यू शेयर करने के लिए। कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर विद वॉल्यूम्स बाइंग है।